हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी आज जान चुके हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 का पार्ट 2। आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या किया है, आपके लिए अम्ल क्षारक एवं लवण का 2 पार्ट बनाया है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर, पार्ट 1 अवेलेबल है और ये पार्ट 2 है। अब क्या है कि आप जानिए कि पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों बनाना पड़ा, तो जानिए। देखिए, अम्ल और क्षारक में क्या है ना, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसीलिए क्या है कि एक ही वीडियो में सारा प्रश्न को लेना संभव नहीं रहा मेरे लिए। इसीलिए हम क्या किए, वीडियो छोटा बने और बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। इसी वजह से हमने क्या किया, आपके लिए इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और वहाँ देखिए पार्ट 2 का लिंक होगा, उसको पार्ट 1 का लिंक होगा, वो उसको ओपन कीजिएगा और पार्ट 1 तक आप आसानी से पहुँच जाइएगा और पार्ट 1 को आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर पार्ट 2 देखिएगा। हालांकि हम पार्ट 1 में भी 25 ऑब्जेक्टिव लेके आए थे और आज पार्ट 2 में भी 25 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे जुड़े हुए हैं, फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी फटाफट लाइक ठोक दीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, हालांकि कराएंगे 25 क्वेश्चन, लेकिन 25 क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारा हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एकदम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये आपका पहला प्रश्न है और आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग पार्ट 1 में किए थे, सेम वही करना है। आप लोग एगो कॉपी लीजिए, उसमें क्या कीजिए, 1 से लेके 25 नंबर तक नोट कर दीजिए। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर लाएंगे, वो फटाफट आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, उसको पॉज करके रोक लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसका जो भी उत्तर होगा ABCD कुछ भी, वो बगल में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे हम तुरंत आंसर बताएंगे, अगर आपका आंसर A होता है तो आप सही कर दीजिए। अगर मान के लिए A आप मन लगाए और हमारा आंसर भी A ही हो गया तो आप सही कर दीजिए। लेकिन अगर आपका आंसर क्या है ना, हमारा आंसर A है लेकिन आपका आंसर B मार दिए हैं आप मिस में, तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, उसको गलत कर दीजिएगा और लास्ट में काउंट करके आप कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका 25 में से कितना आया। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है कि 24/25 आया, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये लिख दीजिए कि सर 25 नंबर आया मेरा, या 15 नंबर आया, सर 14 नंबर आया, 12 आया, 10 आया, बस इतना लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों का जब कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। चलिए अब आप बताइए, इसका पहला प्रश्न का पहला ये जो है ABCD, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। मतलब कि कौन सा इसमें से pH मान है जो सबसे अधिक क्षारकीय होगा। क्षारकीय मतलब कड़वा होगा। इनमें से कौन सा pH मान सबसे अधिक क्षारकीय होगा। आप लोगों को हम बताए थे कि 7 से कम किसका pH मान होता है, फटाफट बताइए, अम्ल का। ठीक है, उसके बाद 7 से अधिक किसका होता है, क्षार का। किसका, क्षार का यानी क्षारकीय का। और 7 किसका होता है, 7 के बराबर 7 किसका होता है, तो ये होता है हम लोगों का उदासीन का। ठीक है, तो आप सभी से क्वेश्चन है कि क्षारकीय होगा लेकिन सबसे अधिक क्षारकीय। तो अब देखिए ये 5 है, 7 से कम है, तो ये तो अम्लीय होगा, इसको मारिए गोली।
अब ठीक है, अब ये तीनों में ये तीनों 7 से ज़्यादा है, अब सब 7 से ज़्यादा है, तो बताइए सबसे ज़्यादा क्षारक किसका होगा? तो क्या होता है क्षारक में, क्या होता है पीएच मान जितना अधिक उतना ज़्यादा क्षारकीय, लेकिन अम्ल में उल्टा होता है, पीएच मान जितना कम उतना ज़्यादा अम्लीय। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो इसका मतलब सबसे अधिक पीएच मान किसका है? तो ये पीएच 10 है, इसका मतलब ये सबसे अधिक क्षारकीय होगा। नहीं सॉरी, ये 10 नहीं है, 11 है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है 11, ये 11 जो है ना, ये 11 सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक क्षारकीय कौन होगा? ये वाला पीएच 11, ठीक है, क्योंकि 10 तो 11 से छोटा है, 8 भी छोटा है और 5 भी छोटा है, तो सबसे ज़्यादा पीएच मान 11 है, तो सबसे ज़्यादा क्षारकीय यही होगा। चलिए, और 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर लिए सॉल्व। अब आते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर अब आपके सामने है, कहता है निम्न में कौन सबसे अधिक सबल है? सबल अम्ल है, यानी सबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत। इनमें से सबसे ज़्यादा खट्टा कौन चीज़ है? सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है? पहला है HI, ठीक है, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr और चौथा है HF, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड पढ़ेंगे, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो अब बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है इनमें से HCl बच्चों। HCl आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान संभवतः 1 होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर खट्टा चीज़ है तो HCl है, HCl सबसे ज़्यादा अम्लीय है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबल। सबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है कौन सा? HCl, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से कौन सा है शुष्क बर्फ? आप लोगों को पता होगा शुष्क बर्फ कौन होता है, आप लोग रट लिए होंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कहाँ है? ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जल है, ये क्या है? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यानी इसका मतलब ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो CO2 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, यही होता है शुष्क बर्फ। क्या होता है? शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ का फॉर्मूला अगर पूछे तो आपको क्या बोलना है? CO2। क्या बोलना है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कैसा? ठोस। कैसा? ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता है? कहता है कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। गलत, क्योंकि क्लोरो का तो चर्चा नहीं है और ऑक्साइड है, कैल्शियम है, लेकिन यहाँ क्लोरो ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। फिर कहता है कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड। ऑक्सी ऑक्साइड है, ये भी नहीं है। अगला कहता है विरंजक चूर्ण और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है, तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इसी को कहा जाता है विरंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है बच्चों? विरंजक चूर्ण। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। यानी विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है और ब्लीचिंग पाउडर का ही फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारक प्रबल है? इनमें से कौन सा क्षारक है जो प्रबल है? क्षारक क्या होता है? जो जलीय विलयन में OH- रिलीज करता है। तो इसमें से आसानी से अगर OH- कोई रिलीज कर सकता है तो वो है हमारा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना बच्चों, कास्टिक सोडा। ये जो होता है ना सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारक है। प्रबल मतलब क्या होता है ना? बहुत ज़्यादा मजबूत। सबल बोलिए या प्रबल बोलिए, बात एक ही है। हाँ, दुर्बल बोलते तब तो कमज़ोर हो जाता।
तो सबसे ज़्यादा इनमें से प्रबल क्षारक कौन है? NaOH, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कास्टिक सोडा सबसे प्रबल क्षारक है इनमें से, ये 4 ऑप्शन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। कहता है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। तो कहता है कि बेकिंग पाउडर, ये पाउडर की चर्चा कर रहा है, तो बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो कहता है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? सोडियम कार्बोनेट एवं CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का, या सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एसिटिक एसिड का, फिर कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्ट्रिक एसिड का, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा C नंबर। आप सभी जानते हैं कि सोडियम जो होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा में ही यदि टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? बताइए, बेकिंग सोडा में ही टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस अम्ल को मिलाने पर बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में बदला जाता है, तो आपका आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, इसमें टार्ट्रिक अम्ल को ऐड किए तो ये बन गया क्या? बेकिंग पाउडर। क्या बन गया? बेकिंग पाउडर। याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इनमें से कौन है जो क्षारीय, क्षारीय मतलब कड़वा है और ऑक्साइड है, ठीक है, इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? अब ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड, P2O5, फिर है सोडियम ऑक्साइड। इनमें से कौन सा है जो क्षारीय है? आप गौर से देखिएगा तो सल्फर क्या है? हमारा अधातु है। क्या है? अधातु। नाइट्रोजन हमारा क्या है? अधातु है। और फास्फोरस क्या है? ये भी अधातु है, ठीक है। लेकिन सोडियम मेरा क्या है? धातु है। आप लोग पढ़े होंगे कि यदि धातु के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो उसका टेस्ट हो जाता है क्षारीय। कैसा हो जाता है? क्षारीय। इसका मतलब है कि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये तो धातु है ना सोडियम, तो धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है यह होगा क्षारीय। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा D नंबर Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड जो होगा यही हमारा क्या होगा? क्षारीय धातु, क्षारीय ऑक्साइड। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है यानी रासायनिक सूत्र, इनमें से कौन सा फॉर्मूला पोटेशियम नाइट्रेट का है? तो बच्चों आप ये बताइए कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का संकेत होता है K, अर्थात इनमें से जहाँ K मिलेगा लगभग वही आंसर होगा। तो ये है सोडियम कार्बोनेट, ये हो नहीं सकता है। ये है नाइट्रोजन यानी अमोनियम क्लोराइड है, NH4 को अमोनिया कहते हैं, Cl को क्लोरीन कहते हैं, तो ये हो गया अमोनिया क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। ये है पोटेशियम नाइट्राइट, NO3 नाइट्राइट होता है, यानी पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होगा KNO3। क्या याद हो रखिएगा बच्चों? KNO3। ये तो NaCl है, लवण है, NaCl नमक हम लोग कह सकते हैं। तो पोटेशियम यानी सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? KNO3, KNO3, KNO3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है अमोनियम क्लोराइड, अभी तुरंत एक क्वेश्चन पढ़े। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl, NH4Cl। कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा। जैसे इसको जल में डाला जाता है तो ये H+ आयन रिलीज करता है, और H+ जब निकलता है तो बताइए आप खुद उसका टेस्ट क्या होता है? आप सभी को पता है कि जब जल में अम्ल को जल में डाला जाता है तो वो क्या होता है? H+ आयन रिलीज करता है, मुक्त करता है। तो H+ आयन तो ये भी दे रहा है
है जल में डालने के बाद, इसका मतलब यह अम्ल है और इसका टेस्ट कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? आंसर याद रखिएगा, अम्लीय। क्या याद रखिएगा बच्चों? अम्लीय इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखिए कैसा, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या याद रखना है आपको? अम्लीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? इनमें से लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? आपको हम पढ़ाए थे पहला वीडियो में, पार्ट 1 में, कि सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है। सूचक क्या होते हैं? वे जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है। तो अम्ल और क्षार की पहचान कौन करता है? सूचक करता है। तो अब इनमें से कहता है कि लौंग तेल जो है ये किस प्रकार का सूचक है? तो ये देखिए, लौंग तेल से ना सूंघ के यानी गंध से पता कर सकते हैं कि अम्ल है कि क्षारक है। अम्ल और क्षारक में इसको डाल के इसकी टेस्ट यानी इसकी जो गंध होगी, गंध थोड़ा बदल जाता है, इसी से पता करते हैं कि यह अम्ल है या क्षारक है। इसका मतलब है कि यह एक कैसा सूचक है? गंधीय सूचक है। तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है बच्चों? गंधीय सूचक है। याद रखना है आप लोगों को कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय सूचक। अच्छा, हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी कैसा सूचक है? एक प्राकृतिक सूचक है। फिनोल्फेथलीन कैसा सूचक है? फिनोल्फेथलीन, मेथिल ऑरेंज कैसा सूचक है? तो वो सूचक है कृत्रिम सूचक। क्या है? कृत्रिम सूचक। और ये जो हमारा है लौंग तेल हो गया, प्याज का रस हो गया, वेनिला हो गया, ये सभी हमारा गंधीय सूचक है। कैसा सूचक है बच्चों? गंधीय सूचक। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। कहता है आयोडीन युक्त नमक है। देखिए, नॉर्मल नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, लेकिन हम लोग जो खाते हैं ना वो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कमेंट में आप लोग करके बता दीजिए कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग कमेंट में फटाफट लिख दीजिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फटाफट बताइए, कौन सी बीमारी होती है? इसको आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा लेकिन साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा। नाम अपना लिख के बगल में कमेंट कर दीजिएगा और नाम के साथ आप अपना ज़िला ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब ज़िला लिखते हैं तो पता चलता है कि किस किस बच्चे यानी किस किस ज़िले के बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, नाम के साथ अपना ज़िला लिखना है और कमेंट में बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। पहले इसका आंसर जान लीजिए आप लोग। तो कहता है आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा होगा? आयोडीन से युक्त, तो याद रखना है आपको NaCl+Ki, यानी सोडियम क्लोराइड को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आयोडीन युक्त नमक। यानी सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाइए, आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक लवण है Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होगा? ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि लवण का pH मान या तो 7 होता है या तो 7 से अधिक होता है। तो कहता है लवण का जलीय विलयन क्या होगा? 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा 7 से अधिक ही होगा अम्ल, ये लवण का pH मान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 7 से अधिक। क्या होगा? 7 से अधिक लवण Na2CO3 का pH मान कितना होगा? 7 से अधिक। समझ में आ गया बच्चों? अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बताइए इसका pH मान क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको एक बात पता होगा कि कार्बन है अधातु, और जब अधातु के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ये होता है कैसा? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। और इससे पिछले वाला कुछ वीडियो पहले, कुछ प्रश्न पहले आपको अभी हम बताए कि जब धातु के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वो होता है कैसा? क्षारीय। अभी तुरंत बताए थे ना आपको, वो Na2O वाला में बताए थे ना आपको
कि धातु के साथ अगर ऑक्सीजन मिला रहेगा तो वो होगा क्षारीय, लेकिन यहाँ अधातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है तो इसका टेस्ट कैसा होगा, अम्लीय। तो कहता है कि ये अम्लीय हो जाएंगे। आप लोगों को तो पता चल गया कि अधातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, कार्बन अधातु है, और अधातु के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये हो जाता है कैसा, अम्लीय। तो अब कहता है कि जब इसको पानी में डालेंगे तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, फटाफट बताइए। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 से कम। क्या आंसर होगा बच्चों, 7 से कम। देखिए बहुत टेक्निक वाला क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसको पढ़िए, समझिए, तब उत्तर दीजिए, तब बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप लोगों को पता होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित किए थे तो हमारा क्या प्राप्त हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। शायद आप लोगों को याद होगा जब बना रहे थे कास्टिक सोडा, याद है कास्टिक सोडा, तो उस अभिक्रिया को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर है क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी नंबर है क्लोर अभिक्रिया, सी नंबर है वियोजन अभिक्रिया, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, क्षार से, तो ये हो जाता है क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपको इसका करेक्ट आंसर है। तो ए आपको याद रखना है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, 2, 8, 10, 7। तो आप लोगों को पता है नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो अब नीले लिटमस पेपर को अगर लाल करता है अम्ल, तो इनमें से अम्ल कौन होगा, 8 होगा, 7 होगा, या 10 होगा, या 7 होगा। तो आप सभी को पता है कि अम्ल वह होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम इनमें से कौन है, 2 है ना। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 2 आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर 2। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है निम्न में कौन एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल इनमें से कौन है, HCl है या CH3COOH है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। फिर उसके बाद है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा दुर्बल अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। इसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल, इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है और इसी का दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है बच्चों, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये जो है ना दुर्बल है। अब दुर्बल क्यों है, आखिर क्या कारण है। तो होता क्या है कि देखिए अम्ल कब होता है, आप सभी बताइए, अम्ल कब होता है, जब उसको जल में डालते हैं तो वो अपना आयन को रिलीज करने लगता है, H+ आयन देने लगता है। लेकिन ये जो हमारा है ना, ये दुर्बल इसलिए है क्योंकि जब इसको जल में डाला जाता है तो ये क्या होते हैं, इसके आयन रिलीज ही नहीं होते हैं। इसके आयन होते हैं रिलीज बहुत कम मात्रा में, इसीलिए ये दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। तो CH3COOH याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कितना खूबसूरत है, कहता है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का, जब अपच हो जाता है, अपच कब होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेट में क्या होता है ना, पच ही नहीं रहा है खाना, अंदर से क्या हो रहा है कि अब ढकार नहीं आ रहा है सही से, समझ में नहीं आता है क्या करें। तब लास्ट में उपाय में हम लोग क्या करते हैं कि इनो का यूज करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, क्या करते हैं, इनो का यूज कर लेते हैं हम लोग। अभी मार्केट में इनो आसानी से मिल
मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना, कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, या एनाल्जेसिक का यूज किया जाता है, या एंटासिड का उपयोग किया जाता है, या एंटीसेप्टिक का। तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एंटासिड का। क्या होगा, एंटासिड का यूज करते हैं अपच का उपचार के लिए। अब एंटासिड एक इनो भी एक एंटासिड का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अम्लीय ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान इनमें से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा। तो आप सभी को पता है अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या, वो अम्ल है और ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसका पीएच मान 7 से तो कम ही होगा ना। तो अब 12 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 4 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। अम्लीय, इसका करेक्ट आंसर यहाँ अम्ले का यहीं से आंसर मिल गया भैया, 4 होगा, ठीक है। क्योंकि अम्ल है तो हमेशा 7 से कम, 7 से कम। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, कहता है एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्यों। अभी तुरंत आपको क्वेश्चन बताए थे बैक में कि एसिटिक अम्ल को दुर्बल अम्ल है क्यों। अम्ल है क्योंकि जब उसको जल में डाला जाता है तो उसके आयन रिलीज नहीं होते उतना फास्ट में। तो ऑप्शन पढ़िए, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ये ज़्यादा आयनित होते हैं, नहीं। ये कम आयनित होते हैं, बिल्कुल सही है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, सी नंबर। क्योंकि जब इसको जल में डाला जाता है ना तो इसके आयन रिलीज ही नहीं होते उतना तेजी में, इसीलिए ये जल में कम आयनित होते हैं। इसीलिए एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए और चौथा ऑप्शन है ये COOH समूह रखते हैं। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो है ही नहीं। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है, नहीं ना। तो यानी अम्लीय होता नहीं है। तो कैसा होता है, हल्का कड़वापन होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो दांतों को साफ करते हैं दंत मंजन, उसका टेस्ट होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। तो दंत मंजन का जो होता है टूथपेस्ट या दंत मंजन, वो कैसा होता है, तो वो होता है क्षारीय। क्या होता है बच्चों, क्षारीय। याद रखना है आपको, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इनमें से कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है, CuOH2 है, NH4OH है, या MgOH2 है। बताइए इनमें से कास्टिक सोडा का क्या होगा। आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या याद रखिएगा, NaOH कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त कैसा होता है, खट्टा होता है या कड़वा होता है। रक्त खट्टा होता है या कड़वा होता है, कड़वा होता है ना। तो कड़वा होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 नहीं, 2.4 नहीं, 7.4 यस 7.4 होता है क्योंकि ये कड़वापन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 7.4, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7.4। आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है ना, कहता है धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो धातु के साथ ऑक्साइड होते हैं। जैसे सोडियम अभी तुरंत बताए थे, धातु के साथ जब ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं। अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि जब धातु के साथ ऑक्साइड हो तो वो होते हैं क्षारीय। जब धातु के साथ अगर ऑक्सीजन हो तो वो होते हैं क्षारीय, और अगर अधातु के साथ ऑक्सीजन हो तो वो होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं, अम्लीय। तो पूछ रहा है जब धातु के साथ ऑक्सीजन हो तो उसका टेस्ट कैसा होगा। तो धातु के साथ ऑक्सीजन हो तो वो होंगे हमेशा क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्षारीय। तो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, तब इसका करेक्ट आंसर होता अम्लीय। क्या होता, अम्लीय। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न देखिए कितना आसान है। कहता है नींबू का पीएच मान इनमें से कौन होगा। नींबू का, बिल्कुल नींबू का पीएच मान इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो 2.4 है, 1 है, या 4.5 है, या 7 है। तो देखिए याद रखिएगा बच्चों, नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा होता है लेकिन HCl की तुलना में कम। तो HCl तो 1 होता है, तो इससे थोड़ा सा कम खट्टा होता है। 2.4 आप लोग याद रखिएगा कि नींबू का पीएच मान होता है 2.4। कितना होता है? 2.4। याद रहेगा बच्चों? फटाफट बताइए, याद रहेगा ना? यस। चलिए, और आज का आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। इनमें से किसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? इमली में, टमाटर में, संतरा, नींबू में, या दही में? तो आप लोगों को पता है कि इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। याद है बच्चों? इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। संतरा और नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो अब क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ, यानी आप कितने प्रश्न के उत्तर जानते हैं। कमेंट में आपको अपना नाम, जिला के साथ अपना कमेंट करना है, इतना प्रश्न सर सही हुआ है। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे बहुत जल्द, आपका इसके अगला चैप्टर को लेके आएंगे। तो आप लोग फटाफट, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक ठोक दीजिए। और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फटाफट वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा। जैसे दबाइएगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मान के चलिए हम कल दूसरा वीडियो डालें, तो वो आपके डिस्प्ले पे आगे में आ जाएगा। इससे क्या होगा, आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो चालू हो जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा क्या, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं करते हैं तो होगा क्या कि आप तक वीडियो पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंचेगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम वीडियो कब कब डाल रहे हैं। तो आप लोग समझदार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर हो सके तो अपने मित्रों में शेयर भी कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।